नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और लाइव टेस्ट। देखो, याद रखना, रोज रात 8 बजे हम आप सभी लोगों के लिए लाइव टेस्ट लेकर के आते हैं। केवल मंगलवार को ये लाइव नहीं चलेगा, प्रीमियर में रहेगा। आप लोग लाइव आंसर दे पाएंगे, हम आपके आंसर देखेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हम लाइव चैट में ही देंगे, बट लाइव में आंसर आपका यहां पर वीडियो में आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी बुधवार से लेकर के मंगलवार तक लाइव टेस्ट चलेगा। सभी लोग रात में 8 बजे जरूर आएं। तो आज का हमारा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। और इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता है हम बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का बिल्कुल स्पेशल कोर्स लाया गया है। इसमें हम सबसे पहले सभी चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते हैं, उनके नोट्स लेकर के आते हैं, एंड उसके बाद में उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर आधारित पूरा टेस्ट लेकर के आते हैं। तो अभी क्लास 6 एंड 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और क्लास 6 का टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 7 का टेस्ट चल रहा है, 8 की क्लासेस चल रही है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी क्लासेस का एंड टेस्ट का दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान, और दिल्ली के सुल्तानों पर आधारित आज के इस चैप्टर में आपको मिलते हैं 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखना, जो लोग भी यहां पर लाइव चैट में जुड़े हैं, लाइव टेस्ट में जुड़े हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे आंसर देने से पहले आंसर देना होगा। एंड साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि इसको एक लाइव टेस्ट की तरह, एक टेस्ट की तरह ही, टेस्ट सीरीज की तरह ही ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने पास लिखते चलना है और लास्ट में आपको हमें कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कितने आंसर बिल्कुल सही गए। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से कब बना? देखो, आज अगर आप देखो तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। लेकिन दिल्ली एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर बना कब था? दिल्ली क्या है कि हमेशा से तो एक महत्वपूर्ण शहर था नहीं। अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारे देश में बहुत सारे शहर थे जो पहले महत्वपूर्ण थे, आज नहीं है। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर कब बना? ऑप्शन ए 9वीं सदी के आरंभ में, ऑप्शन बी 10वीं सदी के मध्य में, ऑप्शन सी 12वीं सदी के आरंभ में, या फिर ऑप्शन डी 12वीं सदी के मध्य में। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना था। यहां पर मध्य हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब मध्य नहीं लगना चाहिए। ठीक है, याद रखना 12वीं सदी के आरंभ, मतलब मध्य के बीच में ही बन गया था। ठीक है, मध्य लगा नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो 12वीं सदी में हमारा ये जो दिल्ली है ये एक महत्वपूर्ण शहर बना था। 12वीं सदी के मध्य में ही रखिएगा। ठीक है, और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हराया था। याद रखना, तोमरों का दिल्ली पर सबसे पहले शासन था। अजमेर के चौहान आए, जिनको चहमान के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने तोमरों को परास्त किया। ठीक है, और जो चौहान थे ये पहले अजमेर के शासक थे, ये सबसे पहले दिल्ली के शासक नहीं बने थे चौहान। ठीक है, याद रखना, तो अजमेर के शासक चौहान थे, इन्होंने तोमरों को परास्त किया और तोमरों से भी पहले यहां पर कोई शासन करता था। ठीक है, तो तोमर और चौहान जो थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के, इन दोनों के राज्यकाल में दिल्ली जो है एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ पर व्यापार बड़ी मात्रा में होने लगा था और यहां पर देहली बाल याद रखना, देहली बाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते हैं, जो कि उस टाइम पर काफी प्रचलन में थे। आगे बढ़ते, हमारा का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? देखो, हमने ये तो देख लिया कि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी, महत्वपूर्ण शहर बना था 12वीं सदी में। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली जो है, यहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 12वीं सदी के आरंभ में, 13वीं सदी के मध्य में, या फिर 12वीं सदी के आरंभ में, या फिर 13वीं सदी के मध्य में? देखो, यहां पर आरंभ मध्य हटा दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं। आप 12वीं सदी याद रखिए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर डेट तो दी नहीं गई कि कब इंपॉर्टेंट सिटी बना था। याद रखना, यहां पर 12वीं सदी, 5वीं सदी, 9वीं सदी और 10वीं सदी ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएगा अगर तो आएगा। ठीक है, और 12वीं सदी के मध्य में तोमर यहां पर राज करते थे, इनको हरा करके चौहानों ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। लेकिन अगर हम बात करते दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके बाद ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गया था जिसका नियंत्रण हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। इसका कारण यह था कि दिल्ली हमारे देश के मध्य भाग में है, तो इसी वजह से इसका जो नियंत्रण था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। हमारा आज का तीसरा सवाल आप सभी लोगों के सामने, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश का सही कालानुक्रम क्या है। देखो, दिल्ली सल्तनत पर बहुत सारे शासकों ने राज किया था, तो जो शासकों का वंश है उसका यहां पर सही काल पूछा है। जैसे कि आपके वंश का कालक्रम क्या होता है, जो हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी आए थे उनका कालक्रम क्या है, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसी तरह से यहां पर आपको बताना है, चार में से ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है कि सबसे पहले किस वंश के शासक ने राज किया, उसके बाद में कौन से वंश का शासक आया और उसके बाद में कौन से वंश का आया। ऑप्शन ए, सबसे पहले तुर्की शासक ने और फिर खिलजी शासक आए, फिर सैयद वंश के आए, फिर तुगलक वंश के आए। ऑप्शन बी, सबसे पहले खिलजी वंश के शासकों ने राज किया, फिर आपको तुर्की शासक मिलते हैं, फिर तुगलक वंश के शासकों ने राज किया, फिर सैयद वंश के शासकों ने राज किया। या फिर ऑप्शन सी, जिसमें सबसे पहले तुर्की शासकों ने राज किया, फिर खिलजी वंश के शासकों ने राज किया और फिर उसके बाद में तुगलक और फिर इसके बाद में सैयद वंश के शासकों ने। ऑप्शन डी मिलता है, सैयद वंश के शासकों ने सबसे पहले दिल्ली पर राज किया, फिर तुर्की शासकों ने दिल्ली पर राज किया, फिर खिलजी वंश के शासकों ने राज किया, फिर इसके बाद में तुगलक वंश के शासकों ने राज किया। और हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, दिल्ली पर अगर हम वंश की बात करते हैं कि मतलब किस शासक ने पहले राज किया था, तो सबसे पहले तुर्की वंश के शासकों ने राज किया था 1606 से लेकर के 1690 तक। इसके बाद में खिलजी वंश के शासक आते जिन्होंने 1206 से 1290, ठीक है, याद रखना। तो इसके बाद में जो खिलजी वंश के शासक थे इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 तक राज किया था, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं आपको कौन से, तुगलक वंश के शासक, और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर के और 1414 तक राज किया था, याद रखना। इसके बाद में आपको मिलते हैं कौन से, सैयद वंश के शासक, और सैयद वंश के शासकों ने 1414 से लेकर के और 1451 तक याद राज किया था, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इतना याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का चौथा सवाल, दिल्ली पर चौहानों ने निम्नलिखित में से कब से कब तक राज किया। अगर हम चौहानों की बात करें, जिसमें पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रमुख राजा रहे थे, जिनकी मोहम्मद गौरी के साथ में लड़ाई हुई थी, कई बार युद्ध हुए थे, तो इसके ऊपर अभी मूवी बनी है। तो आप बताइएगा चौहानों का जो पूरा वंश रहा था, ठीक है, जो कि इन्होंने तोमरों को हरा करके दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था, तो इन्होंने कब से कब तक राज किया। ऑप्शन ए 1165 से 92, ऑप्शन बी 1145 से 92, ऑप्शन सी 1130 से 1145, ऑप्शन डी 1206 से 1290। और हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके सामने है ऑप्शन ए। याद रखना, 1165 से लेकर के 1192 तक दिल्ली पर चौहानों ने राज किया था, ठीक है। और इसमें अगर हम सबसे मतलब महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं तो आते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक राज किया था, 1175 से लेकर के 1192 तक राज किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का पांचवा सवाल आप सभी लोगों के सामने, प्रारंभिक तुर्की शासकों में कुतुबउद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया। कुतुबउद्दीन ऐबक, जिसमें तुर्की शासक आते हैं, ठीक है, तुर्की शासक था ये किए, तो इसने कब से कब तक राज किया। 1206 से 15, 1206 से 10, 1206 से 1212 या फिर 1206 से 1240। आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखो, ये क्वेश्चंस आज हम जो पूरी बुक से छांट के लाए हैं इस चैप्टर के, तो यहां पर हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वही लेकर के आए, थोड़े जो कम इंपॉर्टेंट थे, जो कभी आते नहीं हैं, हमने उनको आज थोड़ा सा हटा दिया है ताकि ज्यादा क्वेश्चन ना हो और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1206 से लेकर के 1210 तक राज किया था कुतुबउद्दीन ऐबक ने, कहां पर, दिल्ली पर, याद रखना, ठीक है। अगर हम तुर्की शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहले आते आपके कौन से, कुतुबउद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से लेकर के और 1210 तक राज किया था, ठीक है, 1206 से 1210 तक राज किया था। इसके बाद में आपको मिलते हैं कौन से, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने राज किया था कब से, 1210 से लेकर के और 1236 तक, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में आपको रजिया मिलती, देखो रजिया जो थी एक महिला शासिका थी और इसके शासक को मतलब यहाँ के जो मतलब पुरुष वर्ग था उसने स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए इन्होंने केवल 4 साल तक राज कर पाया था। रजिया ने 1236 से लेकर के और 1240 तक राज किया था, याद रखना। इसके बाद में मिलते हैं गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर के और 1287 तक राज किया था, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसका समरी वाला वीडियो देख लेना,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी, प्लेलिस्ट में आपको समरी वाले वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का छठा सवाल आप सभी लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले खलजी वंश के शासकों की अगर बात की जाए तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखो खिलजी वंश के शासकों में आपको एक अलाउद्दीन खिलजी मिलते हैं, एक जलालुद्दीन खिलजी मिलते हैं, जो कि दो इंपॉर्टेंट शासक थे जिन्होंने यहां पर राज किया था दिल्ली पर। तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए 1290 से 1298, ऑप्शन बी 1290 से 1300, ऑप्शन सी 1290 से 1296, ऑप्शन डी 1290 से 1240। एक मिनट, 1296 1240 ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि 1296 से 1240 तो उल्टा आ गया, ये गलत होगा। ठीक है, आपके सामने तीन ही ऑप्शन है, तीन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1290 से लेकर के 1296 तक राज किया था किन्होंने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश में अगर पूरे के पूरे खिलजी वंश को देखा जाए तो इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 तक राज किया था। कब? 1320 तक दिल्ली पर राज किया था। इसमें से अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक राज किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था 1296 से 1320 तक। ठीक है, और इनके बारे में एक पद्मावत मूवी बनी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है, तो आप जाकर के उस मूवी को चाहें तो देख सकते हैं, बट उसमें ज्यादा मतलब देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का सातवां सवाल आप सभी लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले तुगलक वंश के शासकों में गयासुद्दीन बलबन ने, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? ऑप्शन ए 1220 से 1324, ऑप्शन बी 1320 से 1330, ऑप्शन सी 1320 से 1325, ऑप्शन डी 1324 से 1351। देखो ये फास्ट ट्रैक क्विज है, फास्ट ट्रैक टेस्ट है, तो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा फास्ट हम चले ताकि आप लोग भी बोरियत महसूस ना हो और आंसर जल्दी जल्दी आपका आना चाहिए। आप अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प बनाइएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास किया करें। तो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1320 से लेकर के 1324 तक राज किया था तुगलक वंश के शासकों में। सबसे पहले आते हैं आपके कौन से? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1230 से 20 से लेकर के 1224 4 साल तक राज किया था, याद रखना। ठीक है, 4-5 साल तक राज किया था। इसके बाद में आपको मिलते हैं मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, याद रखना, मोहम्मद तुगलक आते हैं और मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेकर के 1351 तक राज किया था। ठीक है, इन्होंने काफी लंबा इनका शासनकाल चला था। इसके बाद में मिलते हैं फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक राज किया था। इनका भी शासनकाल काफी लंबा चला। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का आठवां सवाल आप सभी लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासकों में सैयद वंश के जो शासक थे, जिनमें से आपको मिलता है खिज्र खान, इसने दिल्ली पर कब तक राज किया था? कब से कब तक राज किया? ऑप्शन ए 1414 से लेकर के 1421 तक, ऑप्शन बी 1415 से लेकर के 1437 तक, ऑप्शन सी 1414 से लेकर के 1451 तक, ऑप्शन डी 1421 से लेकर के 1451 तक। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा लाइव चैट में। आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। देखो ये जो प्रीमियर वाला टेस्ट होता है ये थोड़ा सा फास्ट रहता है, तो आप अगर कहें तो डेली इसी प्रकार का प्रीमियर टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए। वैसे लाइव टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइव टेस्ट भी अच्छा चलता है। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1414 से लेकर 1421 तक राज किया था खिज्र खान ने, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 9वां सवाल आप सभी लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासकों में लोधी वंश के जो शासक थे उनमें से एक आता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? 1451 से लेकर के 1526 तक, ऑप्शन बी 1451 से 1496 तक, ऑप्शन सी 1414 से लेकर के 1451 तक, ऑप्शन डी 1451 से लेकर के 1489 तक। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं। हमारे आज के सवाल का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, 1451 से लेकर के यानी कि 1451 से लेकर के 1489 तक राज किया था, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ये सवाल जो कालक्रम वाले मैंने एक लाइन से इसलिए रख दिए ताकि आपको इनका कालक्रम याद रहे कि किस वंश के शासक ने कब से कब तक राज किया था। ठीक है, दिल्ली पर राज करने वाले बहुत से शासक थे, जिनमें से एक लोधी वंश के भी शासक आते। तो लोधी वंश के शासकों में अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा कार्यकाल रहा था 1451 से लेकर के 1526 तक राज किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक इनके आते बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर के 1489 तक राज किया था। एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 10वां सवाल। दिल्ली सल्तनत के समय
दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तानों के बारे में लिखे गए तारीख और तवारीख, ठीक है। तारीख होता है एक वचन और तवारीख होता है बहुवचन, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसका रखा है। तो तारीख और तवारीख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? बेसिकली ये इतिहास होते थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में, ठीक है। इतिहास आप एक तरह से कह सकते हो। तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, अवधी, फारसी या फिर उर्दू? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। देखो, अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। उस समय शासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, याद रखना, फारसी भाषा में लिखे गए थे। तारीख का एक वचन होता है और तवारीख होता है बहुवचन, ठीक है। ये सुल्तानों के शासनकाल के प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। और जो तवारीख हैं ये लेखक और जो प्रशासक थे, कवि और दरबारियों जैसे शिक्षित वर्ग लिखा करते थे, ठीक है। जैसे कभी कभी प्रशासक भी लिखा करते थे, लेखक जो थे लिखा करते थे, ठीक है। और क्या है कि शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे जो लिखा करते इन तारीख और तवारीखों को, जैसे कि आपके शिक्षक हैं या फिर जो दरबारी कवि हैं या फिर जो लेखक हैं, सभी लोग। और तवारीखों के जो लेखक हैं नगरों में, विशेषकर जो दिल्ली है, ठीक है, यहां पर रहते थे और शायद कभी कभी गांव में भी रहा करते थे। अगला प्रश्न मिलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 11, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी के ऊपर एक मूवी बनी है साउथ में, ठीक है। तो आप उस मूवी को देख सकते हो, उसमें अल्लू अर्जुन हीरो हैं और जो बाहुबली की मेन हीरोइन थी अनुष्का जी, वो इसमें हीरोइन है, ठीक है। तो आप इसका मतलब हीरोइन क्या, वो भी हीरो का ही रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मूवी में आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आएगा। तो हमारे आज के सवाल का आंसर क्या होगा? काकतीय वंश, होयसल वंश या फिर पांड्य वंश, चोल वंश? तो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काकतीय वंश की शासिका थी। देखो, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज चलता था और उस समय पर उस वंश में रानी रुद्रमा देवी ने 1292 से लेकर के 1289 तक राज किया था। सॉरी, 1262 से लेकर के 1262 से लेकर के 1289 तक राज किया था, ठीक है। और इनके व्यवहार से ऐसा पता चल, इनका जो व्यवहार था रजिया के व्यवहार से काफी विपरीत था। हमने रजिया के बारे में भी आपको बताया था कि जो रजिया थी वो एक महिला शासिका थी और इनके रजिया के 40 भाई थे और रजिया के जो पिताजी थे वो युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध में उनकी स्थिति मतलब मरने वाली थी। तब इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया था कि भाई हमारी मदद करने के लिए आओ। और पुत्रों ने सोचा कि भाई अगर हम जाएंगे तो हमारा कहीं दूसरा भाई गद्दी ना हथिया ले, ठीक है। तो वो मतलब एक भी लड़का नहीं गया था। फिर इनकी एक बेटी थी रजिया, रजिया इनकी मदद करने के लिए गई थी और इन्होंने देखा कि 40 बेटे होने के बाद भी एक भी बेटे ने हमारी मदद नहीं की। फिर उन्होंने रजिया को उसी समय से शासक नियुक्त कर दिया था, मतलब शासक बना दिया था, नवाब बना दिया था। और फिर क्या किया, रजिया ने 4 साल तक, 3-4 साल तक मतलब राज किया और रजिया के जो मतलब राज था उसे किसी भी पुरुष वर्ग ने स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से उसको हटाया गया था, ठीक है। लेकिन जो रुद्रमा देवी थी ये भी एक महिला थी, ये महिला और हिंदू महिला शासिका थी। हिंदू धर्म में मतलब महिलाओं का इतना वो नहीं है, मुसलमान धर्म में महिलाओं का राज मतलब स्वीकार नहीं किया जाता है और मतलब ज्यादा मतलब दबा करके रखा जाता है, ऐसा देखा गया है, इतिहास ऐसा कहता है, ठीक है। और जो मतलब अभिलेख मिलते हैं उससे ऐसा पता चलता है कि अभिलेखों में रुद्रमा देवी ने अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। मूवी में साफ देखते हैं, मतलब इन्होंने बचपन से अपने आप को पुरुष होने दिखाया था, ठीक है। और बड़ी होती चली गई, पुरुष बन के इन्होंने अपना राज किया था और काफी समय बाद इनका भ्रम खुला था जाकर के। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 12वां सवाल, मध्यकाल की रानी जिनका नाम है दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? गुजरात, कश्मीर, राजस्थान या फिर मालवा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मध्यकाल की एक रानी थी जिनका नाम था दिद्दा, ये किस क्षेत्र की शासिका थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारे आज के सवाल का आंसर क्या होगा? देखो, जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक लिंक आपको पिन करके दी है लाइव चैट में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर यूपीएससी के रिगार्डिंग मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं, कैसे तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं एंड यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वहां पर प्रोवाइड करते रहे, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर। देखो, कश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा, ठीक है। इन्होंने 980 से लेकर के 1003 तक राज किया था और उनका नाम दीदी था, ठीक है, बड़ी बहन से निकलता है। और मतलब ये जो नाम है ऐसा लगता है कि उनकी प्रजा ने मतलब प्यार भरा स्नेह भरा संबोधन दिया था और उससे इनका नाम मतलब दीदी इनका नाम पड़ा था, ठीक है। इसने मतलब प्रजा ने प्यार से इनको दीदी नाम दिया था। उस समय आप देख रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी मतलब राजा हो या फिर रानी हो, सभी का बड़ा सम्मान होता था। इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं हुआ था, जो आप मध्यकाल देखते हो उस टाइम पे। 13वां सवाल आपको मिलता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए,
राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन बी, विदेशी व्यापारियों के रहने खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए। ऑप्शन सी, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। ऑप्शन डी, कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहरों का निर्माण करवाया गया था। आपको यह बताना है कि गैरिसन शहरों का निर्माण क्यों करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 5 सेकंड का आपके पास में टाइम है। देखो, अगर मैं लाइव होता तो इसमें थोड़ा सा बोलता भी, मतलब काफी टाइम तक बोलता, लेकिन अभी लाइव नहीं चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी, गैरिसन शहर जो है ये किलेबंद बसात क्षेत्र होते थे और यहाँ पर सैनिक लोग रहते थे, ठीक है। सैनिकों का कैंप होता था, मतलब कैंप नहीं, मतलब ये शहर ही होते थे एक तरह से, किलेबंद मजबूत शहर होते थे जहां पर सैनिक लोग रहा करते, सैनिकों का बसात क्षेत्र होता था। हमारा आज का 14वां सवाल, मध्यकाल में किस शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके, मतलब किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करें, क्या कहलाते थे। मध्यकाल की हम बात करें, मध्यकाल में मतलब किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते थे, उनको क्या कहा जाता। अंदरूनी प्रदेश, भीतरी प्रदेश, गुलाम प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आजकल आप देखो, शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इनडायरेक्टली कहो या फिर डायरेक्टली कहो, गांव पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि गांव में ही अन्नदाता का निवास स्थान होता है, यानी किसानों का, और किसान ही मतलब अन्न पैदा करता है, उससे ही शहर वालों की भूख मिटती है। तो हमारे आज के सवाल का आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखना, भीतरी प्रदेश कहा गया था, ठीक है। इसको समझ लो एक बार। देखो, भीतरी प्रदेश, दिल्ली के सुल्तानों का जो नियंत्रण था वो भीतरी प्रदेशों पर ना के बराबर था, यानी इनके जो मतलब जैसे कि इनका जो जहां पर भी रहते शहर या फिर बंदरगाह के आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का बहुत ही ना के बराबर रहता था। इसलिए इनको जो आवश्यक सामग्री और रसद था उस आदि के लिए व्यापार और लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। ये लूट मार करके लाते थे, व्यापार करते थे, कर वसूलते थे, इस पर ही निर्भर रहते थे। और इनके आसपास के जो इलाके के लोग थे वो इनकी ज्यादा मदद नहीं करते, क्योंकि ये राक्षसों की तरह मतलब इन्होंने युद्ध किया था और उसी तरह से ये राज भी करते थे। 15वां सवाल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सैन्य अभियानों में मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र और मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था। फिर से एक बार प्रश्न सुन लो, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने मालवा के मांडू से लेकर के देवगिरी, द्वार समुद्र, मदुरै, तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के जो इलाके थे, दिल्ली से दक्षिण भारत तक के इलाकों को जीत लिया था। बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहलोल लोदी। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आपके पास से 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, हो गया 5 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे वहां तक को जीत लिया था। और दक्षिण की विजय उसके लिए प्रसिद्ध, उसके एक प्रसिद्ध सेना नायक थे जिसका नाम था मलिक कफूर। याद रखना, मलिक कफूर इसका एक सबसे प्रसिद्ध सेना नायक था, इसके नेतृत्व में हुई थी। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद में उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि उनसे वार्षिक कर वसूलता था कि भाई वर्ष का हमको इतना कर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 16वां सवाल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि सल्तनत के भीतरी सीमाओं में चले अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो, जितना सल्तनत के जहां पर भी इलाका था, ठीक है, जितने बीच में सल्तनत का विस्तार था, उनके भीतरी सीमाओं में इन्होंने कुछ अभियान चलाए थे। उन अभियानों के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ठीक है। गलत कथन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ऑप्शन बी, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआबों से जंगलों को साफ कर दिया गया था। तीसरा कथन दिया जा रहा है, शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास में सुरक्षा प्रदान की गई और उनकी मतलब तथा उनकी कृषि प्रोत्साहन किया गया, तथा उनकी कृषि को प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन डी, व्यापारी मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति खातिर नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी उनमें अभियान चलाए गए थे कुछ, ठीक है, और उन अभियानों के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। अगर हम पहले कथन की बात करते हैं, उनका जो ये अभियान चलाए गए थे, इन अभियानों का लक्ष्य था गैरिसन शहर की जो पृष्ठभूमि है उसमें स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो ये कथन बिल्कुल सही की दिया गया है, ठीक है। दूसरा दिया जा रहा है, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ किया गया था। यह भी कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। लेकिन तीसरा कथन में कहा जा रहा है, दिल्ली शिकारी संग्राहकों तथा
चरवाहों को उनके पर्यावास में सुरक्षा प्रदान की गई, सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। दूसरा, उनकी कृषि को प्रोत्साहन किया गया, कृषि को भी प्रोत्साहित नहीं किया गया था। ठीक है, यह कथन असत्य होगा। चौथा कथन आपको मिलता है, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बसाए गए थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य दिया जा रहा है। याद रखना, सल्तनत के भीतरी सीमाओं को जो अभियान चले गए थे, भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए गए थे, जैसे कि आप ऐसे देखो, अभी हमारा भारत का उत्तर प्रदेश मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हो योगी जी मतलब बिल्कुल अभियान चला रहे हैं, मतलब कौन सा, बुलडोजर अभियान। ठीक है, जिसमें जहां पर भी जो भी मतलब अराजक तत्व हैं, जो मतलब गैर कानूनी तरह से कब्जा किए बैठे, उनसे सबसे कब्जा छुड़वाया जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में भी जितना अधिकार क्षेत्र था वहां पर अपने कुछ अभियान चलाए थे। उन अभियानों के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, गैरिसन शहर के जो आसपास के इलाके थे वहां की स्थिति को मजबूत किया था। ठीक है, यानी कि उनको अपने पक्ष में लाए थे, स्थिति को मजबूत किया था। दूसरा, जो गंगा और यमुना के दोआब वाले इलाके थे उन वहां पर जंगलों को साफ किया गया, और वहां की जो शिकारी संग्राहक और जनजातियां थी, जो चरवाहे थे, उनको वहां से खदेड़ दिया गया था, भगाया गया था। ठीक है, और उनकी जमीन जो थी वो किसानों को दे दी गई थी, कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किलों का, गैरिसन शहरों का और शहरों का बसाव किया गया था, मतलब नए नए शहर बसाए गए थे। 17वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, मस्जिद निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? देखो, हम मंदिर देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम शब्द लेकर के आते हैं, एक मस्जिद शब्द है। अब जब हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बात कर रहे हैं और ये प्रश्न आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, क्योंकि सारे के सारे सुल्तान जो थे, सुल्तान का अर्थ होता है इस्लाम। ठीक है, मतलब इस्लाम से आया हुआ कोई व्यक्ति, इस्लामिक राजा। ठीक है, तो मस्जिद का तो अर्थ पता होना ही चाहिए। उर्दू है, संस्कृत है, फारसी है, फिर अरबी। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होगा अरबी। देखो, मस्जिद एक अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा का अर्थ होता है माथा और घुटने और माथा टेकना, यानी कि जैसे आप देखते हो मुसलमान लोग जैसे सजदा करते हैं, मतलब पूरा मतलब माथा और घुटने टेकते हैं, इस तरह से सजदा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। और जामा मस्जिद एक ऐसी मस्जिद होती है, या फिर आप कह सकते हो कि मस्जिद ए जामी एक ऐसी मस्जिद होती है जहां पर अनेक मुसलमान एकत्रित होकर के एक साथ आकर के नमाज पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 18वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा क्या कहलाती है? नमाज के दौरान जितने मुसलमान होते हैं उनकी जो दिशा होती है, जो उनका मुख होता है, मक्का की ओर होता है। ठीक है, मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, तो मक्का की ओर की दिशा जो होती है वो क्या कहलाती है? लिबान, किबला, मंसूरा या फिर सहन? जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर दे पाएंगे, अगर आप इस्लाम धर्म को जानते हो तो। हमारे आज के सवाल का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी किबला। देखो, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा जो है किबला कहलाती है, याद रखना। ठीक है, और मस्जिद के खंभों वाली जो कक्ष होती है, जहां पर मतलब मस्जिद में खंभे बने होते हैं, उसे लिवान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मस्जिद के किबला का जो आखिरी सिर होता है, जैसे कि किबला का जो आखिरी सिरे होते हैं, ठीक है, उसे ममसूरा कहा जाता है। किबला यानी कि वो इलाका, मक्का की ओर की दिशा, और उस दिशा में जो आखिरी सिरा होता है उसे ममसूरा कहा जाता है। और मस्जिद का जो आंगन होता है उसको सहन कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते, हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इमाम नामक, एक मिनट है, इमाम, ठीक है, इमाम एक व्यक्ति होता है। तो इमाम नमाज के दौरान निम्नलिखित में से किस दिन धर्मोपदेश यानी खुतबा देता है? इमाम जो होता है मुसलमानों का नेता होता है। ठीक है, तो ये किस दिन धर्मोपदेश देता है? नमाज के दौरान खुतबा देता है। सभी को पता होगा इसका आंसर, मंगलवार, शुक्रवार, सोमवार या फिर रविवार। इसका आंसर ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसे पता नहीं होगा। आजकल न्यूज में काफी ट्रेंड है, ठीक है, और मीम्स में काफी चल रहा है। ठीक है, मीम्स में तुम बहुत सारी मीम्स देखें जिसमें क्या है कि मंगलवार दिया गया और शुक्रवार दिया गया। ठीक है, मंगलवार के दिन हिंदू लोग मंदिर से निकल रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं, और शुक्रवार के दिन मतलब मुसलमान के कुछ लोग निकल रहे हैं जो कि पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं। ऐसे मीम्स काफी वायरल हुए थे अभी, जब क्या है कि नुपुर शर्मा वाला वो चला था। ठीक है, फिलहाल हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आगे बढ़ते। इसका आंसर होगा शुक्रवार। याद तक नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से कोई एक जो सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष होता है उसको इमाम चुना जाता है, यानी कि नेता चुना जाता है, और वो नेता शुक्रवार के दिन शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश देता है, जिसे खुतबा कहा जाता है। आप कहते हैं ना खुतबा जारी किए गए, तो वही खुतबा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20वां सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मजदूर, किसान, गुलाम या फिर काश्तकार? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था?
हमारे आज के सवाल का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड में जल्दी से दिया करें आंसर, ठीक है। और लास्ट तक बने रहना, और एक चीज ध्यान रखना कि आखिरी में आपको यह भी बताना है कि आपके आंसर कितने करेक्ट गए, ये जरूर बताना, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, बहुत ही गलत बात है, लाइक करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुलाम। देखो गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है, याद रखना। गुलाम जो होता है, ठीक है, इसको फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें क्या है कि सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। और उस समय जो विद्वानों का कहना था वो ये था कि जो सुल्तान थे, सुल्तानों के लिए एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है, ठीक है, मतलब ये उनका मानना था। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 21वां सवाल, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 2 कथन दिए जा रहे हैं और आपको बताना इन दोनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे, यानी कि ये छोटे छोटे इलाके जो थे जहां पर खेती वगैरह किया जा सकती हो, या फिर मतलब जो भी इलाके थे छोटे छोटे इलाके, उन्हें एकता कहा जाता था। दूसरा, इन एकतों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा लाइव चैट में। इन कूटों का उपयोग करके ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। 5 सेकंड का आपके पास में टाइम है, जल्दी से आंसर दो। और देखो एक मिनट, या एक बात रखना, जो हमने यहां पर भी गुलाम की बात की है, गुलाम जो थे ये अपने मालिक के लिए यानी सुल्तानों के लिए तो काफी वफादार रहते थे, और लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सुल्तानों के बेटे के लिए, तो उनके लिए वफादारी नहीं रहते थे, ठीक है। जिनके जो इनके मालिक होते थे केवल अपने मालिकों के लिए वफादार रहते थे। हमारे आज के सवाल का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला इसका कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके जो थे उनको एकता कहा जाता था, और इन इलाकों को संभालने वाले जो व्यक्ति थे उनको अमीर नहीं कहते थे, उनको कहते थे मतलब सूबेदार या फिर अधिकारी होते थे। इनको इक्तेदार या फिर मुक्ति कहा जाता है ना, मुक्ति या फिर इक्तेदार, मुक्ति शब्द का इस्तेमाल आगे बहुत अधिक होगा, तो याद रखना एकता को संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे सूबेदार या फिर अधिकारी, इनको मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। और इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान करेंगे और मतलब वहां पर कानून बनाए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 22वां सवाल, यहां पर आपको एक कथन दिया जा रहा है और उसका कारण बताया जा रहा है। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला में आपको एक कथन दिया जा रहा है, उसका कारण बताया जा रहा है, आपको बताना है कि ये दोनों सत्य हैं या फिर एक सत्य है। तो कथन ये दिया जा रहा है कि मुक्ति लोग एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, जो मुक्ति लोग थे उनको एकता कुछ को थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, और इसका कारण ये था कि ताकि जो मुखिया हैं, मुखियाओं पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश परंपरा से ना चले, यानी जो मुक्ति लोग हैं इनका पद वंश परंपरा से ना चले। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसको यहां पर अगर एकता दे दिया गया, ठीक है, मुक्ति को एक एकता दे दिया गया, और ये अगर 5-10 साल तक यहां पर एकता लेकर के रखेगा और 100 साल तक अगर इसका एकता इसको मिल गया, तो यहां पर इसके बाद इसका बेटा और इसके ऊपर यहां पर क्या है कि इसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। क्या ये कारण था, मतलब इसीलिए इनको नहीं दिया जाता था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सत्य हैं, केवल पहला और दूसरा नहीं, केवल दोनों मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। देखो दिल्ली सल्तनत में जो मुक्ति थे, मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इससे ज्यादा नहीं दिया जाता था, तो थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। सपोज दैट कि अगर एक इलाका है और इस इलाके पर 100 साल के लिए एक मुक्ति का नियंत्रण हो गया, तो यहाँ की जो आम जनता है वो उसे ये जो एकता है मतलब मुक्ति है वो अपने पक्ष में कर लेगा, एंड साथ ही साथ हो सकता है कि वो अपने राजा के प्रति बगावत कर दे। ऐसा पहले देखा गया था, इसलिए यहां पर ऐसा रखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 23वां सवाल, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कृषि पर कर लगता था, यानी खेती पर जो कर लगता था, उसे क्या कहते थे। खुम्स, जकात, कराज या फिर उस्र। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, कहां पर, लाइव चैट में। देखो मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार करता हूं, तो आंसर आपको जरूर देना चाहिए, और आपका आंसर अगर नहीं मिलेगा तो बहुत ही गलत बात है, आंसर जरूर देना। हमारे आज के सवाल का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, खराज। देखो कृषि पर लगने वाला कर जो होता था, उसका कृषि पर लगने वाला कर जो होता था कि एक मिनट, कृषि पर लगने वाला कर होता था, हाँ खराज जो था ये कृषि पर लगने वाला कर होता था, और उत्पादन का 50% होता था, ठीक है, जिसे खराज कहते थे। इसके अलावा हमने खुम्स की बात की, यहाँ पर जो खुम्स होता था ये लूट का धन होता था, जो कि सैनिक लूट कर लेकर के आते थे सैनिक अभियानों के दौरान, ठीक है, और मतलब सैनिकों एवं राज को उसके बीच में से बांटा जाता था। इसके अलावा जो जकात की हमने बात की, जकात जो था ये मुसलमानों के लिए से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, और ये केवल जो संपन्न वर्ग था यानी अमीर वर्ग था उससे ही जकात लिया जाता था उस टाइम पर। जैसे आप लोग ने दान देते हैं, इसी तरह से जकात एक प्रकार का पुण्य कर्म होता था, दान दिया जाता था इस्लामिक मतलब लोगों को, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में दान दे दिया जाता था।
24वां सवाल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है ये। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 3 कथन आपको दिया जा रहा है और आपको बताना है तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा कथन दिया गया है। पहला कथन में कहा जा रहा है मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। दूसरे कथन में कहा जा रहा है मोहम्मद तुगलक ने कीमतों पर नियंत्रण करने की बजाय टोकन मुद्रा चलाई थी, यानी कि इसने कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया बल्कि टोकन मुद्रा एक अलग प्रकार से सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी। तीसरे कथन में कहा जा रहा है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के नहीं बल्कि सस्ती धातु के होते थे। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन असत्य। इन मतलब कूटों का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं, सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी कथन असत्य हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, आपके पास में केवल 5 सेकंड का टाइम है। हमारे आज के सवाल का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। देखो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, सभी कथन सत्य है, मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, सभी कथन इसमें सत्य दिए गए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ था चंगेज खान के नेतृत्व में। मतलब इन्होंने सबसे पहले उज्बेकिस्तान में आक्रमण किया और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था उस समय पर क्या है कि उसके कारण से मतलब जो ये मोहम्मद शाह तुगलक था, इसको मजबूर होकर के तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी और इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण करने की बजाय इसने क्या किया था, कागजी मुद्रा, जैसे आप आज देखते हो कागज के पैसे चलते, इसी तरह कागजी मुद्रा की तरह टोकन चलाई थी जो कि मतलब सांकेतिक मुद्रा होती थी लेकिन कागज की नहीं थी। ये मुद्रा सोने और चांदी की ना होकर के सस्ती धातुओं की बनी होती थी। और हमारे देश के लोग परम मतलब एकदम बुद्धिमान थे, ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने सस्ती धातु की मुद्रा चलाई तो टैक्स जब लिया जाता था तो यही मुद्रा दे देते थे और सोने चांदी वाली मुद्रा अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो इसको लेकर के फिर इनके जो कदम थे वो अच्छे नहीं रहे थे और इनको मतलब अपने कदम वापस लेनी पड़ी थी, ये मुद्रा इनको वापस लेनी पड़ी थी आगे चल करके। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 25वां सवाल। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तुगलकाबाद में, आगरा में, अजमेर में, फिर दिल्ली में। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बनवाया था, ये शहर कहां पर था? हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। देखो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गलत बात है, 50,000 तक पहुंचवा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया शहर बनवाया था जो कि गैरिसन शहर था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 26वां सवाल। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? बाजार नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर अकबर ने। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जिन लोगों ने इसका समरी वाला वीडियो देखा है आराम से आंसर दे पाएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है या फिर जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, वो तुक्का लगाएंगे। एक बात याद रखना, यूपीएससी में तुक्का नहीं लगाया जाता। सिविल सर्विस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें तुक्का काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपने एक पुस्तक में जिसका नाम था तारीखे फिरोज शाही, इसमें किया है। ठीक है, याद रखना जब भी प्रश्न आए कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे पहले आता है, याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। हमारा आज का 27वां सवाल। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों के कितने बार आक्रमण हुए थे? मंगोलों के निम्नलिखित में से कितने बार हमले हुए थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अगर बात की जाए तो इस टाइम पर मंगोलों के आक्रमण हुए थे, काफी लंबे आक्रमण चले थे, बट ये केवल 2 बार ही आक्रमण हुए थे, याद रखना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों के 2 बार हमले हुए थे। एक हुआ था उन्हें 1299 से लेकर के 1300 के बीच में। ठीक है, तो ये 1 साल के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था 1302 से लेकर के 1303 के बीच में। इनका मतलब सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की थी और अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बनवाया था, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, और सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, इससे पहले क्या था, मतलब जब तक उन्होंने आक्रमण नहीं किया था तो उससे पहले एकता दिया जाता था और एकता की जगह पर अब नगद वेतन दिया जाने लगा था।
28वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, इसके बाद में एक और सवाल है और हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखो, जब मंगोलों ने आक्रमण किए थे तो उसके लिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बचने के लिए कुछ उपाय किए थे, तो आपको बताना है इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इस उपाय के संदर्भ में। पहले कथन में कहा जा रहा है दिल्ली में सैनिकों को कम कीमत पर चीजों को दिलाने के लिए चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया गया था। यानी दिल्ली में जो बाजार थे वहां पर मतलब चीजें जो बिकती थी उनका जो कीमत थी उस पर नियंत्रण लागू किया गया था, यानी ज्यादा महंगी नहीं होने दी थी। दूसरा, गंगा यमुना की जो बीच वाली भूमि थी वहां से कर के रूप में किसानों के जो पैदावार होती थी उसका 50% हिस्सा मतलब कर के तौर पर दिया जाता था, मतलब तय कर दिया गया था, ये किसानों से लिया जाता था। तीसरा कथन दिया जा रहा है अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम जो थे काफी सफल रहे थे। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लिया, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का बिल्कुल एडवांस कोर्स चल रहा है जिसमें सबसे पहले क्लासेस एंड उसके बाद में उसका टेस्ट है। तो ऑप्शन ए है केवल पहला कथन सत्य, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा कथन सत्य, पहला कथन असत्य है, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा कथन सत्य होगा, ए बी सी या फिर डी। हमारे आज के सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखना सभी कथन सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सैनिकों को कम कीमत पर चीजें दिलाने के लिए चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था और इसी को मतलब इसी के लिए मतलब बाजार नियंत्रण नीति इसी को कहा गया था। ठीक है, जो व्यापारी निश्चित दर पर का उल्लंघन करते थे, ज्यादा महंगी चीजों को बेचते थे, उनको सजा भी दी जाती थी। और अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे थे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी के बारे में बताया है और बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए भी शासन की बहुत प्रशंसा की। ऐसा कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन था वो बहुत ही अच्छा रहा था। आगे बढ़ते, हमारा आज का 29वां सवाल है आप सभी लोगों के लिए। यहां पर दिया गया है, देखो हमने देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके टाइम पर मंगोलों के आक्रमण हुए थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भी मंगोलों के आक्रमण हुए थे और मोहम्मद तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कथन दिए जा रहे हैं मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा में किए गए उपाय के संदर्भ में। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है दिल्ली के पुराने शहर जिसका नाम था देहली कोहिना, इसको निवासियों से खाली करवाकर सैनिक छावनी में बदल दिया गया था। दूसरा कथन दिया जा रहा है पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया था। तीसरा कथन दिया जा रहा है सेना को खिलाने के लिए इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया था और गंगा यमुना के दोआब में अतिरिक्त कर लगाए गए थे। चौथा कथन दिया जा रहा है मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे थे, बेहद सफल है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है चारों में से। ऑप्शन ए केवल पहला और चौथा कथन सत्य है, ऑप्शन बी केवल पहला दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं, सभी असत्य हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखो, जब तक आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा है तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो फिर आंसर दिया करो। अगर हम पहले कथन की बात करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है दिल्ली के पुराने शहर जिसका नाम था देहली कोना, इसके निवासियों को खाली करवा करके सैनिक छावनी में बदल दिया गया था। ये कथन बिल्कुल सत्य, ऐसा किया गया था। दूसरे कथन में कहा जा रहा है पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया था, यानी जो पहले देहली कोहिना में लोग रहते थे उनको दौलताबाद भेजा गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई, यानी दूसरा कथन सत्य है। तीसरे कथन में कहा जा रहा है सेना को खिलाने के लिए इकट्ठे इलाके से खाद्यान्न इकट्ठे किए गए थे, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। और गंगा यमुना के दोआब में अतिरिक्त कर लगाए गए थे और इन अतिरिक्त कर की वजह से और खाद्यान्न इकट्ठे करने की वजह से इन इलाकों में अकाल भी पड़ गया था। ठीक है, अब जब अकाल पड़ गया था तो हम ये तो कह ही नहीं सकते बिल्कुल कि इनके जो प्रशासनिक कदम रहे थे वो सफल रहे थे, ये कथन असत्य होगा। इनके जो प्रशासनिक कदम थे वो बेहद असफल रहे थे और इसके बारे में हमें एक उदाहरण पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो असफल रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखना पहला दूसरा और तीसरा कथन सत्य, चौथा कथन असत्य है। सेना को खिलाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा किए गए थे, गंगा यमुना के दोआब में अतिरिक्त कर लगाए गए थे और इसी दौरान उस इलाके में जहां से इन्होंने ये अतिरिक्त कर लगाए और खाद्यान्न इकट्ठे की वहां पर अकाल पड़ गया था। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे थे। कश्मीर पर उसका जो हमला था, इसने मतलब क्या किया था कि इनके ऊपर हमला, जो मंगोल थे मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तो जब ये कश्मीर पर हमला करने गया तो कश्मीर में ही ये हार गया था। ठीक है, कश्मीर पर इसका हमला पूरी तरह से विफल रहा था।
तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और विशाल सेना थी इसके बाद में, फिर इसने अपनी सेना को भी भंग कर दिया। इसी बीच प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनमें धीरे धीरे से परेशानियां पैदा होने लगी और दौलताबाद ले जाए गए जो लोग थे वो भी वहां पर भड़क गए थे, नाराज थे। करों में वृद्धि हो गई थी और गंगा यमुना के दोआब वाले इलाके में अकाल से जनता जो थी बहुत परेशान थी, बगावत पर उतर आई थी। और मोहम्मद शाह तुगलक का जो शासन काल था अंततः ये कहा जा सकता है कि बहुत ही खराब रहा था और इन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी उसको भी इनको वापस लेना पड़ा था। यानी कि इनके जो शासन काल में इन्होंने कदम उठाए सारे के सारे असफल रहे थे। ठीक है, तो हमारे आज के स्लैब टेस्ट में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आप आज आपको हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना एक बार, ठीक है, क्योंकि आपके शेयर से ही हमारा भला होता है। ठीक है, हम दोनों लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रॉपर यूट्यूब पर ही काम कर सकें, क्योंकि इतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोगों की हेल्प मिलेगी तो हमारे क्या है कि थोड़ी बहुत इनकम होने लगेगी और इससे हम प्रॉपर यूट्यूब पर ही काम करेंगे। ऐसे हमको थोड़ा बहुत बाहर भी काम करना पड़ता है, तो हो सकता है, तो हो सके तो आप लोग शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आज आप सभी लोगों का जुड़ना बहुत ही अच्छा रहा। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद साथियों।